आज मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। जापान में दो चीज़ें सबसे कॉमन रहती है एंट्रेंस गेट पे। एक तो आपका पीपिंग होल हो गया, जिससे आप देख सकते हो बाहर कौन खड़ा है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको गेट अपना सिर्फ थोड़ी सी ओपन करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लॉक इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ, इसके साथ जो मुझे की मिली है, इसमें ये ब्लैक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि मेट्रो कार्ड की तरह काम करता है। इसके बिना ना तो मैं इस बिल्डिंग के अंदर आ सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ। कुछ कुछ जापानीज अपार्टमेंट में ऐसा भी होता है कि आपके पास अगर अपने रूम की की नहीं है तो आप लिफ्ट का भी नहीं यूज कर सकते। और ये है आपका एंट्रेंस एरिया। जो जापानीज स्टाइल हाउसेस होते हैं उनमें नॉर्मली क्या होता है कि जो घर का मेन एरिया और एंट्रेंस एरिया होता है वो अलग अलग बनाया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो वुडन फ्लोरिंग वाला एरिया है वो थोड़ी सी ऊपर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक लाइन से अलग कर दिया है। दो और चीज़ें होती है जो कॉमन होती है आपकी एंट्रेंस एरिया में। शू रैक, जिसमें आप शूज रख सकते हैं। और फिर ये जो थोड़ी सी एरिया है, यहाँ पे डंडा, अम्ब्रेला, जो भी कुछ रखना है आपको वो रख सकते हैं। दीवार की भी बात कर लेते हैं। नॉर्मली तो वैसे सब कुछ जो रहता है यहाँ पे इंटीरियर पूरा मैक्सिमम समझ लीजिए कि लकड़ी का बनाया जाता है। उसके अलावा दीवार पे एक और लेयर अलग से लगाई जाती है। छूने में बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। ऐसा लगता है जैसे कपड़ा चिपकाया है। पता नहीं चिपकाया क्या है इन्होंने। ये है वॉशिंग मशीन रखने का एरिया। यहाँ पे फ़िलहाल में मैंने कचड़ा रखा है। तो इसमें भी हमें दो ऑप्शन दिए गए, या तो आप वॉशिंग मशीन ख़रीद सकते हैं या आप रेंट पे ले सकते हैं। तो दोनों में दिक्कत है। रेंट पे लेने में दिक्कत ये है कि रेंटल चार्जेस बहुत ज़्यादा है पर मंथ। और ख़रीदने में दिक्कत ये है कि महंगे बहुत मिलेंगे। अगर मैं सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन भी ख़रीदने जाता हूँ तो समझ लीजिए कम से कम 40,000 से 70,000 रुपये के करीब पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद एक और दिक्कत आती है कि जैसे एक साल बाद अगर मैं उनको फेंकना चाहूँ तो फेंकने में भी दिक्कत है। बेचना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन, और फेंकने में दिक्कत ये है कि आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा म्यूनिसपैलिटी से, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनकी गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी, और उसका भी वो चार्जेस लेते हैं कुछ। यानी आप कचड़ा भी फ्री में नहीं फेंक सकते। और ये है आपका वॉश बेसिन का एरिया, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। प्लस लाइट भी लगी हुई है। और ये सॉकेट है, अगर हेयर ड्रायर हो गया और ट्रिमर हो गया, अगर आपको चार्ज करना। और एक और चीज़ है, जैसे जो सॉकेट होते हैं जापान में उनके लिए स्विच नहीं होता, आप डायरेक्ट प्लग करिए और यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्टैंड भी है यहाँ पे चीज़ें रखने के लिए। आई गेस इनफ स्पेस है, आप हर एक चीज़ रख सकते हैं अपने जितने भी मेकअप के सामान हुए, सेविंग किट हुई। टैप इसका बहुत ज़्यादा फैंसी सा है। और रेड और ब्लू ये जो साइन बने हुए, रेड आपका हॉट वाटर के लिए और ब्लू नॉर्मल वाटर के लिए। इस रूम में जितने भी टैप है समझ लीजिए सब में ऑप्शन है दोनों का। तो अगर इसको अभी मैं इस तरीके से ओपन करता हूँ, इसमें एक और चीज़ है, इधर घुमाइए। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे ही रखता हूँ। फिर आते हैं टॉयलेट में, जिसके लिए जापान सबसे ज़्यादा जाना जाता है अगर बुलेट ट्रेन के बाद हम बात करें तो। ये है आपका यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए, फ्लशिंग के लिए। और सीट पैड, जो नॉर्मली सीट पैड होते हैं जापान में वो हल्के से गर्म होते हैं, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट है।
गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, तो आप अगर बैठोगे तो अपने पिछवाड़े के साथ उड़ जाओगे, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इसलिए गर्म रहता है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बैठने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी कि फ्रॉस्ट बाइट ना हो आपके बैक में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। और हाँ, ये जो सीट पैड है, अगर मैं इसको ऐसे भी छोड़ दूँ, ये अपने आप आराम आराम से गिरेगा, तो टूटने का नहीं डर है। जैसे इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि सीट पैड आपके बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूँ झटके से, ये फिर भी आराम से ही गिरेगा। और जो फ्लश है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डाई और शो। तो इधर छोटे फ्लश के लिए और इधर बड़े फ्लश के लिए। जैसे अभी मैंने शो पे किया, इस तरीके से आपका पानी बाहर आएगा और यहाँ पे फिर चालू हो जाता है हाथ धोने के लिए, और ये फिर से आपका चला जाएगा फ्लश टैंक में। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिडेट हो गया, ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो गया, और आप हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फ्लश हो गया तो उसका मतलब कि स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, और पानी कैसा चाहिए आपको, नॉर्मल चाहिए या गर्म चाहिए। फिर ये रैक भी बना हुआ है। ये रैक हार्पिक रखने के लिए नहीं है, ना ब्रश रखने के लिए। जापान में क्या है कि लोगों को जैसे टॉयलेट सजाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे बुक्स हो गई, फ्लावर पॉट हो गया, ये सारी चीज़ें वो रखते हैं, या एल्बम हो गया। तो मैं भी कुछ कुछ रख दूंगा, अभी मुझे पता नहीं रखना क्या है। फिर आते हैं किचन में। तो किचन तो कुछ वैसा खास नहीं है, नॉर्मली इंडिया में भी ऐसे ही किचन होते हैं। ये इंडक्शन पहले से यहाँ पे लगा हुआ था, और यहाँ पे स्विच है वेंटिलेशन के लिए, एक आपका कांकी सेन, और दूसरा लाइट के लिए यहाँ पे भी लगा हुआ है एक अलग से। बाकी हाँ, स्पेस भी अच्छा है, जैसे यहाँ पे भी आप कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी जापान में कि क्या बोलते हैं, जैसे गंदा नहीं रहता ये सब स्पेस भी, आप बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है, आप आराम से यूज कर सकते हो कुछ भी रखने के लिए, क्योंकि वाटर लीकेज होता नहीं। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि वाटर लीकेज के कारण सब गंदा हो जाता है, तो आप चीज़ें नहीं रख सकते। और प्लस ये जो एरिया है चाकू रखने के लिए, तो मेरे पास अभी चाकू है नहीं। ये जो सिस्टम है ये आपका गैस का है। यहाँ पे क्या है कि इस रूम में जैसे गैस कनेक्शन भी लगा हुआ है, गर्म पानी जो आपका आता है, इसको ऑन करिए। ये टेम्परेचर अभी जैसे 45 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, मैक्सिमम 75 डिग्री तक कर सकते हो, तो उतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एकदम खौलता हुआ पानी। तो इसको ऑन कर दीजिए जब भी आपको गर्म पानी चाहिए, और वो गैस कनेक्शन है उसके थ्रू फिर गर्म होता है पानी, तो वो भी लेना पड़ता है आपको पहले से। और ये जो एरिया है, इसके नीचे बहुत सारे पाइपलाइंस हैं आपके हर एक चीज़ के। ये जापान में थोड़ी कॉमन रहता है कि जैसे ये पूरा लकड़ी का जो फ्लोर वाला एरिया ये ऊपर बनाया गया है थोड़ी सी इससे, और ये जो अंदर में एरिया है वो आपका सीमेंट का है।